हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर कपिल जैन, आपका केमिस्ट्री प्रोफेसर। जो एटॉमिक स्ट्रक्चर या परमाणु संरचना की ये सीरीज आप देखते हुए आ रहे हैं, इसके इस एपिसोड में मैं आपको इलेक्ट्रॉनीय अभिविन्यास, जो विभिन्न तत्व हैं आवर्त सारणी में, उनके इलेक्ट्रॉनीय अभिविन्यास के ऊपर कुछ कॉन्सेप्ट्स और प्रैक्टिस करवा रहा हूं। ठीक है, इससे पहले के जो एपिसोड्स हैं उसके अंदर आपने जैसे पाउली का अपवर्जन नियम, पाउली का नियम, आफबाउ का नियम और हुंड का नियम, इनसे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स को ढंग से पढ़ लिया है और मेरे लेक्चर्स को देखकर अपने नोट्स को भी बना लिया होगा। तो आपको एक एक पॉइंट समझ में आ रहा है सभी को बच्चों को? ठीक है, तो शुरू करते हैं। चलिए, जैसे मैंने यहां पे लिखा है आवर्त सारणी में उपस्थित कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनीय अभिविन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये मान के चलिए पूरी केमिस्ट्री में बगैर इलेक्ट्रॉनीय अभिविन्यास के हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनीय अभिविन्यास में आपकी पकड़, आपका जो कमांड है वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप कहीं पर भी गलती ना कर पाए। और मैं आपको कम से कम क्रिप्टॉन तक के इलेक्ट्रॉनीय अभिविन्यास लिखवा रहा हूं। मेरे साथ साथ आप इलेक्ट्रॉनीय अभिविन्यास की प्रैक्टिस करेंगे। इसके ऊपर किस प्रकार की प्रॉब्लम्स पूछी जा सकती हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा बच्चों। तो देखिए, यहां पे जैसे सबसे पहले मैं लिख रहा हूं हाइड्रोजन। इसका परमाणु क्रमांक 1 है। इसका इलेक्ट्रॉनीय अभिविन्यास ये देखिए, ये 1s1 है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1s1। ठीक है, ये पहला उपकोष या कक्षक, कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको। हीलियम, जो हीलियम है इसका परमाणु क्रमांक 2 है। इसको हम अक्रिय या नोबल गैस भी बोलते हैं। अक्रिय, जितनी भी नोबल गैसेस हैं, अक्रिय गैसेस हैं, वो आसानी से किसी भी दूसरे परमाणु से अभिक्रिया नहीं करती हैं, इसलिए हम इनको अक्रिय या नोबल गैस या इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं। इनर्ट गैसेस, इनर्ट का मतलब अक्रिय होता है बच्चों। ठीक है, तो इसको जब आप लिखोगे तो आप इसको ऐसे लिखोगे, ये देखिए, ये 1s2 हो गया। और ये हम पाउली के अपवर्जन नियम में पढ़ के आए हैं, एक कक्षक में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और दोनों के चक्रण अपोजिट होने चाहिए। अगर आप इसकी जगह यहां पर ऐसे लिखते और आपसे एग्जामिनर बोलता कि बताइए आपने कौन से नियम का पालन नहीं किया, तो यहां पाउली के नियम का पालन नहीं किया, के नियम का पालन नहीं किया। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। तो हम अभी ऐसी और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। पहले 1 बाय 1 हम कुछ और तत्वों के इलेक्ट्रॉनीय अभिविन्यास देख लेते हैं। इसकी जगह अब देखिए हम लिथियम पर आ गए, परमाणु क्रमांक 3 है, तो इसको हम लिखेंगे 1s2 2s1। ये 1s2 और ये 2s1। ये मैंने बीच में इस प्रकार से एक बैरियर क्यों बना? एक्चुअली जो 1s2 है इसके लिए n का मान 1 है और 2s इसके लिए n का मान 2 है ना? दोनों के लिए n के अलग अलग मान है, तो जहां पर n का मान बदल जाएगा मैं हमेशा एक बैरियर इस प्रकार से लगा दिया करूंगा। ऐसे ही बेरिलियम, ये देखिए, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक क्या है? 4 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनीय अभिविन्यास 1s2 2s2। तो यहां पे 1s और 2s दोनों भर गए हैं। ठीक है बच्चों, इसकी जगह बोरॉन। बोरॉन इसका परमाणु क्रमांक 5 है और इसका इलेक्ट्रॉनीय अभिविन्यास 1s2 2s2। अब देखिए 2p आ गया है, क्योंकि 2s पूरा भर गया है तो 2p, ये 2p है। देखिए, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1s2 2s2 2p1? हां, ये देखिए, अच्छा, ये जो 2p है, जैसे आपसे एग्जामिनर ऐसे पूछ सकता है कि बोरॉन के अंतिम इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्याओं को बताइए।
चारों क्वांटम संख्याओं को बताइए। तो बोरॉन का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो हम यहां पर देख रहे हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए, है ना, यही तो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है, अंतिम इलेक्ट्रॉन। तो यहां हम लिख सकते हैं बोरॉन का अंतिम इलेक्ट्रॉन 2p कक्षक में उपस्थित है। और क्योंकि 2p कक्षक में उपस्थित है इसलिए हम लिख सकते हैं n का मान 2 है। 2p अर्थात n का मान 2। अब n का मान 2 है तो इसका मतलब, तो जो l के संभावित मान होंगे वो क्या बताए थे आपको मैंने, 0 से n-1। तो n यहां पे 2 है तो 2-1, इसका मतलब l का मान 0, l का मान 1, ये दो मान संभव हैं। l बराबर 0 s को बताता है, 1 p को बताता है। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन 2p में है इसलिए ये वाला मान नहीं लेंगे, ये लेंगे। तो देखिए आपको l का मान पता चल गया। अब इससे आप जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है ml उसका मान निकाल पाएंगे, जो कहां से कहां तक बताया था, +l से -l, अर्थात +1 0 -1। अब देखिए जैसे जो m के मान है ना वो ऐसे लिखते हैं, ये +1, ये 0 और ये -1। तो यहां जो पहला इलेक्ट्रॉन है उसके लिए जो ml का संभावित मान है वो +1 है। तो यहां ml का संभावित मान ये +1 है बच्चों, ठीक है। और इसके बाद अब मैं चक्रण क्वांटम संख्या पे आ गया हूं। तो चक्रण क्वांटम संख्या, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब यहां पे s +½ लिख देंगे, इस प्रकार का चक्रण होगा। तो इससे हमको देखिए चारों क्वांटम संख्या पता चल गई। n बराबर 2 है, l बराबर 1 है, ml बराबर +1 है और s का मान +½ है। समझ में आया सभी बच्चों को कैसे अटेंड करना है? इसकी बजाय अब मैं आ जाता हूं छठवां जो तत्व है, कार्बन। कार्बन इसका परमाणु क्रमांक 6 है और इलेक्ट्रॉनीय अभिविन्यास 1s2 2s2। अब देखिए यहां हुंड के नियम का पालन करेंगे। ये 2p कक्षक हैं सारे, और जब तक सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर देते तब तक हम उनका पेयरिंग नहीं कर सकते, युग्मन नहीं कर सकते, ठीक है बच्चों। तो इसको ऐसे लिखेंगे आप, ये 1s2, ये 2s2 और ये 2p2। ये देखिए, तो यहां पे कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं कार्बन के अंदर? 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहां 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को हम हमेशा n से बताते हैं बच्चों, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है। समझ में आ गया सभी बच्चों को? ठीक है, क्लियर है? तो आगे और बढ़ते हैं। तो देखिए अब यहां पर ये 5th इलेक्ट्रॉन है और ये 6th इलेक्ट्रॉन है। तो आपसे अगर 6 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या पूछी जाती तो n बराबर 2, l बराबर 1 और ml बराबर अब 0 हो जाता, जैसा मैंने आपको यहां पर बताया, ये +1, ये 0, ये -1। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो और यहां पर कुछ तत्व देखते हैं, पहले ये लिख लीजिए सभी अपनी कॉपी में। देखिए बच्चों, अगला जो तत्व है इसको मैंने पहले ही आपको हुंड के नियम में बता दिया था, नाइट्रोजन। परमाणु क्रमांक 7 है और इलेक्ट्रॉनीय अभिविन्यास आप ऐसे लिखेंगे, 1s2 2s2 एंड 2p3। ये देखिए जो 2p है उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6 आ सकते हैं, और अभी ये अपनी क्षमता के आधे इलेक्ट्रॉन भर चुका है। तो इस प्रकार के कक्षकों को हम क्या बोलते हैं? यहां पर बोलते हैं हाफ फिल्ड, अर्धपूरित। अर्धपूरित या हाफ फिल्ड पी कक्षक। इसका क्या इंपॉर्टेंस होगा वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहां आप इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, 1s2 2s2
N2p3, ये देखिए। अब जब मैं यहां पे ऑक्सीजन पर आऊंगा जिसका परमाणु क्रमांक 8 है, तो ये पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p के अंदर ये देखिए 2p4। इसका मतलब क्या है? 5वां, 6वां, 7वां और 8वां इलेक्ट्रॉन 5वें के साथ युग्मित हो गया। ये 5th और 8th यहीं भरे हुए हैं, यहां 6th है और यहां 7th है। समझ में आया सभी बच्चों को? तो 1s2 2s2 2p4 आप इसको ऐसे लिख सकते हो। जब तक n का मान नहीं बदलेगा मैं वापस आगे बैरियर नहीं लगाऊंगा। अभी आप देख रहे हैं 2s और 2p दोनों के लिए n का मान 2 है, ठीक है। इसके बजाय फ्लोरीन पर आ जाते हैं। फ्लोरीन, इसका परमाणु क्रमांक 9 है, तो अब तो इलेक्ट्रॉन युग्मित होते जाएंगे। ये देखिए, तो जो नाइट्रोजन है उसमें अगर हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन लिखते हैं तो यहां 3 है, जबकि अगर ऑक्सीजन में हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन लिखते हैं तो 2 ही रह गए हैं। तो कुछ भी पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर, आपको हर कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ये 1s2 और 2s2 और ये देखिए 2p में 5 हो जाएगा अभी। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p5। इसकी जगह नियॉन, ये देखिए, ये फिर जिसका परमाणु क्रमांक 10 है, नोबल गैस है। नोबल अथवा इनर्ट अथवा अक्रिय गैस है। तो यहां अगर आप इलेक्ट्रॉनीय अभिविन्यास लिखोगे तो 1s पूरा भर गया है, 2s पूरा भर गया है, और देखिए 2p भी पूरा भर गया है। सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हो गए हैं। ये देखिए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों? 1s2 2s2 2p6। ये देखिए, इसको बच्चों क्योंकि यहां पे n का मान 2 है, हम इसको सामान्यतः ऐसे भी लिखेंगे। देखिए ns2 np6। और ये जो ns2 np6 इलेक्ट्रॉनीय अभिविन्यास है ना, सारे अक्रिय गैसों में आप ऐसा ही देखेंगे। इसको हम अष्टक भी बोलते हैं, ऑक्टेट। अष्टक बोल लीजिए या ऑक्टेट बोल लीजिए, एक ही बात है। ठीक है बच्चों, क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? तो और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, परमाणु क्रमांक बढ़ते जा रहे हैं, और इससे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉनीय अभिविन्यास का साइज बढ़ता जा रहा है। तो आगे देखते हैं कि कुछ और इसको ट्रिक के फॉर्म में फॉलो कर पाएंगे क्या। बताता हूं, देखिए आपको, मैंने ये लिख लीजिए पहले। देखिए बच्चों, अब मैं आ जाता हूं सोडियम के ऊपर। इसका परमाणु क्रमांक 11 है, और इसका जो इलेक्ट्रॉनीय अभिविन्यास हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p6। इसके बाद हमने अफबाव के नियम में क्या पढ़ा है? अगला इलेक्ट्रॉन कहां जाता है? हाँ बिल्कुल सही, 3s में जाता है। ये देखिए, ये 3s। अब देखिए फिर n का मान बदल गया है, यहां पे 3 हो गया है, इसलिए मैंने फिर बैरियर लगा दिया है। समझ रहे हैं आप? तो इसको आप ऐसे लिख सकते थे 1s2 2s2 2p6 और 3s1। ये देखिए, ये जो पूरा इलेक्ट्रॉनीय अभिविन्यास है बच्चों, ये नोबल गैस किसका है? नियॉन का, 1s2 2s2 2p6। तो हम क्या कर सकते हैं, इस 1s2 2s2 2p6 को ना लिख के अगर सिंपली ऐसे लिख दें तो सही है। ये देखिए, नियॉन और 3s1। तो इसका बेनिफिट ये हुआ कि 1s2 2s2 2p6 की जगह जो नियॉन है उसने पूरी जगह कवर कर दी है, तो आसान हो जाएगा थोड़ा सा लिखना। इसकी बजाय अगर हम आते हैं मैग्नीशियम पर, इसका परमाणु क्रमांक 12 है, और इसको अब या तो आप ऐसे लिखोगे 1s2 2s2 2p6 और 3s2। ये देखिए, ये 3s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2p और 2s और 1s ये तो पूरे भरे हुए हैं।
ठीक है। और या फिर आप इसकी जगह इसको ऐसे लिखोगे, नियॉन 3s2, ये देखिए नियॉन 3s2 ऐसे भी लिखा जा सकता है। समझ में आ रहा है सभी स्टूडेंट्स को? तो इसकी जगह अगर हम आते हैं एल्यूमिनियम पर, एल्यूमिनियम इसका परमाणु क्रमांक 13 है, तो अब मैं हमेशा नियॉन पहले लिख दिया करूंगा, जो आपको पता चलेगा कि 1s2 2s2 2p6 सर ने लिख दिया है। उसके बाद 3s2 और अगला इलेक्ट्रॉन अब कहां जाता है, 3p में जाता है। तो यहां पे देखिए ये 3p1 हो गया। ये फिर वही 3p के अंदर 3 कक्षक हैं, तो इसके अंदर फिर वही हुंड के नियम का पालन होगा। तो हम इसको अभी सिंपली ऐसे लिख ही सकते थे, ये तो नियॉन हो गया और ये 3s2 और ये 3p1। ये देखिए इसकी जगह अगर हम लेते हैं एल्यूमिनियम के बाद क्या आता है, सिलिकॉन। इसका परमाणु क्रमांक 14, तो आप इसको लिख सकते हैं नियॉन 3s2 और ये देखिए ये 3p के अंदर अब सबसे पहले हर कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, जो हमारा हुंड का नियम है। हर जगह यही होगा। 2p के बाद जब आगे 3p आया तो अभी हम 3p में देख रहे हैं, 3p के आगे जब 4p आएगा तो 4p में भी यही देखेंगे, जब d आएंगे तो d में भी हम यही देखेंगे। हमेशा हुंड के नियम का पालन होगा। अगर आप ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में भर देते ऐसे तो गलत हो जाता, हुंड के नियम के अगेंस्ट हो जाता। तो आपसे ऐसे पूछ सकता है बच्चों एग्जामिनर, समझ रहे हैं आप? तो आप अभी इसको सिंपली ऐसे लिख देंगे, नियॉन ये 3s2 और ये 3p2। इसके बजाय अगर हम आते हैं फास्फोरस, तो फास्फोरस इसका परमाणु क्रमांक 15 है और अगर हम फास्फोरस के लिए लिख रहे हैं तो नियॉन और ये देखिए 3s2 और ये 3p3। ये देखिए फिर जो 3p कक्षक हैं अर्धपूरित हो गए हैं। जैसे अभी हमने यहां पे नाइट्रोजन के लिए लिखा था अर्धपूरित, अर्धपूरित मतलब हाफ फिल्ड p कक्षक। ठीक है बच्चों? और इसकी जगह हम इसको ऐसे तो लिख ही सकते हैं, ये हो गया नियॉन और ये हो गया 3s2 और 3p3। ये देखिए, तो ये फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनीय अभिविन्यास है जिसको हम फॉलो करते हैं। कुछ और आगे तत्व देखेंगे। सबसे पहले ये ढंग से अपनी कॉपी में डिक्टेट कर लीजिए। एक एक इलेक्ट्रॉनीय अभिविन्यास को बिल्कुल सही सही नोट करना है। अगर गलत नोट करोगे कंफ्यूजन आप ही के लिए होगा। ठीक है बच्चों? तो आगे बढ़ते हैं फास्फोरस के। देखिए बच्चों, इसकी जगह सल्फर पर आ जाते हैं। सल्फर इसका मतलब परमाणु क्रमांक 16 और इसका इलेक्ट्रॉनीय अभिविन्यास, अब देखिए नियॉन और ये 3s2 और 3p में देखिए अब फिर पेयरिंग या युग्मन स्टार्ट हो जाएगा। ये 13, 14, 15 और 16। ये देखिए, अच्छा फिर वही अगर आपसे क्वांटम संख्याएं पूछता, जैसे 16वें इलेक्ट्रॉन की ही चारों क्वांटम संख्याएं, 16वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं, तो मुझे लगता है अब आप आसानी से लिख पाएंगे। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले लिख लीजिए। हाँ बच्चों, लिखा सभी ने? तो देखिए n बराबर तो 3 है क्योंकि 3p के अंदर है 16वां इलेक्ट्रॉन, और जो l बराबर होगा वो 1 होगा। 0 से 2 तक मान संभव है, लेकिन क्योंकि p है तो l बराबर 1 जो p को बताता है। इसके बाद ml, ये आपको मैंने बताया था +1 0 -1, तो +1। और अब देखिए क्योंकि 16वां इलेक्ट्रॉन है मतलब इसका डाउनवर्ड स्पिन है, तो यहां पर s का मान -12 होगा। ये देखिए, तो वैसे भी ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम जब आपके सामने आती है आपको बहुत आसानी से पता चल जाता है किसी भी इलेक्ट्रॉन के अगर चारों क्वांटम संख्या आपसे पूछा जा रहे हैं तो 16वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या आपको पता चल गई और आप इसको ऐसे तो लिख ही सकते थे, इट इज नियॉन 3s2 और 3p4। इसकी जगह अगर हम आ जाते हैं क्लोरीन पर,
ये देखिए क्लोरीन का इसका परमाणु क्रमांक 17 है, तो इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख देंगे नियॉन, ये हो गया 3s2 और ये हो गया 3p5। ये देखिए ठीक है बच्चों, और हम इसको ऐसे लिख ही सकते हैं नियॉन और ये 3s2 3p5। ठीक है, फिर वही 17वें इलेक्ट्रॉन के अगर आपसे पूछे जाते तो आप बहुत आसानी से सभी क्वांटम संख्याएं लिख सकते थे। ऐसे ही अब देखिए मैं फिर नोबल गैस पर आ गया हूं, यह है ऑर्गन। इसको हम AR से रिप्रेजेंट करते हैं, परमाणु क्रमांक 18 होता है और इलेक्ट्रॉनी अभिविन्यास नियॉन, ये हो गया 3s2 और 3p6 हो जाएगा। देखिए तो ये 13वां 14वां 15वां 16वां 17वां 18वां, ठीक है ना बच्चों, 13वां 14वां 15वां इलेक्ट्रॉन और उसी के बाद फिर 16वां 17वां 18वां इलेक्ट्रॉन, ये 3p है। तो ये प्रैक्टिस करने के लिए बढ़िया है ऐसे गिनती लिखना, है ना, जिससे कि आपको क्लियर होता है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कहां पर उपस्थित है। और हम इसको ऐसे तो लिख ही सकते थे नियॉन, और ये हो जाएगा 3s2 और 3p6। अब देखिए तुमको मैंने क्या बताया था, जैसे हमने जब नियॉन का लिखा था तो 2s2 2p6 लिखा था, यहां 3s2 3p6 आ गया, इसका मतलब ये तो फिर वही ns2 np6 है, यहां n का मान 3 है, तो ये फिर वही अष्टक है। सभी में बच्चों यही देखने जा रहे हैं, जितने भी नोबल गैसेस होते हैं तो ये अक्रिय गैस है। ये ठीक है ना बच्चों, क्लियर है सभी को। चलिए इसके आगे हम कुछ और तत्व यहां पर ऐड करते हैं। हाँ बच्चों, तो अगले तत्व पर आते हैं, यह है पोटेशियम। पोटेशियम परमाणु क्रमांक 19 है। अब देखिए जो आफ्बाउ का नियम हम पढ़ के आए हैं, हमने क्या लिखा है, 3p के बाद 3d आता है, लेकिन अगला इलेक्ट्रॉन 3p के बाद जाता कहां है, 4s में। तो देखिए जब मैं पोटेशियम का लिखने जाऊंगा तो या तो ऐसे लिखूंगा 1s2, मतलब नियॉन को पहले लिख देंगे तो 1s2 2s2 2p6 तो हो ही गया, फिर ये 3s2, फिर ये 3p6, ठीक है बच्चों, और फिर ये 3d। ये देखिए 3d के अंदर देखिए 5 कक्षक हैं, ये पहले ही हमको पता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन 3p के बाद कहां भरा जाएगा, 4s में। ये देखिए ये है इसका 19वां इलेक्ट्रॉन। तो आप बोलेंगे कि सर फिर 3d को यहां पे लिखा क्यों है। देखिए हमारी आदत यह होनी चाहिए, क्योंकि ये सभी n = 3 के हैं, सभी के लिए n का मान 3 है, यहां पे 3s 3p 3d, तो d 3d 3p के साथ ही है। लेकिन आफ्बाउ के नियम अनुसार हम 3p के बाद अगले इलेक्ट्रॉन को पहले 4s में भरते हैं, क्योंकि हम पढ़ के आए हैं इसके लिए n+l का मान कम होता है 3p मतलब 3d के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना, n+l का मान 4s के लिए कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले इसमें जाता है फिर 3d में जाएगा। ओके बच्चों, तो ये आपको क्लियर हो गया। तो अब 3s2 3p6 ये तो ऑलरेडी ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनीय अभिविन्यास है, तो मैं अब ऑर्गन लिख दूंगा यहां पे पहले। ये देखिए 3d एम्प्टी है, खाली है, 3d खाली लिख दूंगा। ये अपनी हैबिट बना लो बच्चों आप। और फिर 4s1, ये देखिए समझ रहे हैं, तो मैं 3d को खाली चलने दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद कैल्शियम, ये देखिए इसका परमाणु क्रमांक 20 है, 20 है, तो अब मैं सबसे पहले तो लिख दूंगा ऑर्गन, उसके बाद 3d खाली, और उसके बाद मैं लिखूंगा 4s। ये देखिए तो 19वां और 20वां, ये 4s मतलब 20वां इलेक्ट्रॉन यहां पर भर दिया गया है। अब मैं जब आगे बढ़ूंगा तो यहां पर जो डी ब्लॉक के तत्व हैं आवर्त सारणी में, जैसे स्कैंडियम है, इनके भी इलेक्ट्रॉनीय अभिविन्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। स्कैंडियम का
परमाणु क्रमांक 21 है, तो मैं क्या लिखूंगा? सबसे पहले तो ऑर्गन, ये तो 18 हो गए, 4s पूरा भर चुका है, ये देखिए 4s पूरा भर चुका है, 19 और 20। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन 3D में एंट्री करेगा, ये देखिए, और स्कैंडियम के बाद जितने भी तत्व आएंगे बच्चों, सारे इलेक्ट्रॉन अब 3D में भरते जाएंगे जब तक कि D10 नहीं हो जाता। तो यहां महत्वपूर्ण यह है, ये बाह्यतम उपकोष है, बाह्यतम उपकोष है ना, मतलब जब इलेक्ट्रॉन निकालने की बारी आएगी ना, तब इलेक्ट्रॉन यहां से पहले निकलेगा, 3D से नहीं निकलेगा, क्योंकि 3D अंदर में है। यह समझ में आया सभी को? तो हमारी जो हैबिट है, हमारी जो आदत है, वो हमेशा इलेक्ट्रॉनीय अभिविन्यास ऐसे ही लिखने की होनी चाहिए। आगे भी मैं ऐसे लिखता हुआ चलूंगा, जब 4D आएगा, 5s आएगा, सब जगह हमेशा मैं ऐसे ही लिखूंगा बच्चों। तो ये क्लियर हो गया सभी को? हम इसको सिंपली ऐसे तो लिख ही सकते थे, ऑर्गन और ये 3D1 और ये 4s2। ये देखिए बच्चों, इसकी जगह जो 22 नंबर पर है टाइटेनियम है, जिसको हम Ti से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम लिखते हैं ऑर्गन। अब देखिए, क्योंकि 3D में फिर वही 5 कक्षक समान ऊर्जा वाले हैं, तो मैं यहां पे हुंड के नियम का पालन करूंगा। ये देखिए, ये तो 19 20 4s के अंदर, फिर 3D में 21 22। तो फिर वही जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, आप उनका नंबर अगर आपसे पूछता है तो आप लिख सकते हो। आपसे एग्जामिनर ऐसे पूछ सकता है कि यहां अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, तो आपका आंसर 2 होगा। आपसे एग्जामिनर ऐसे पूछ सकता है डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, तो डी इलेक्ट्रॉनों का क्या मतलब है? इसका मतलब है जो डी के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन है। तो इससे पहले ऑर्गन में कहीं डी आया क्या? नहीं, 3D से ही सबसे पहले स्टार्ट होता है। तो डी में यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, आपसे अगर ऐसे पूछता, पहले तो हम ये इलेक्ट्रॉनीय अभिविन्यास ऐसे लिख देते हैं, ऑर्गन और ये 3D2 और ये 4s2। आपसे ऐसे पूछता कि सभी s जो कक्षक हैं उसमें उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? यहां पे s कक्षक में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन, तो देखिए 4s में 2 हैं, ऑर्गन यहां पे 3s भी आया है, 2s भी आया है, 1s भी आया है। एग्रीड और नॉट? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है। तो इसका मतलब 1s में 2, 2s में 2 और 3s में 2, तो 6 हो गए, और 4s में 2, तो कुल मिलाकर कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? 8। ये देखिए, तो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आपको इलेक्ट्रॉनीय अभिविन्यास से संबंध में देखने को मिल सकती है, वो चाहे चारों प्रकार की क्वांटम संख्या लिखना हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन लिखना हो, डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एस इलेक्ट्रॉनों की संख्या, पी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम पूछ सकता है बच्चों। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए ये लिख लीजिए, कुछ और तत्व जोड़ते हैं। देखिए बच्चों, जैसे इसके आगे कुछ और जो तत्व हैं उनके इलेक्ट्रॉनीय जो अभिविन्यास है उनको आपके साथ मैं और शेयर करता हूं। जैसे मैंने अब लिखा है वेनेडियम, परमाणु क्रमांक 23 है, और इसके लिए इलेक्ट्रॉनीय अभिविन्यास क्या होगा? ऑर्गन, फिर 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो 19 20 21 22 23 है ना। तो हम इसको सिंपली ऐसे लिख सकते थे, ऑर्गन 3D3 4s2। ये देखिए, अच्छा, क्योंकि अब डी कक्षक चल रहे हैं तो जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है वो ऐसे चलेगी, +2 +1 0 -1 -2। ओके, याद आ रहा है आपको? और dz² के लिए मैंने बताया था जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है उसका मान 0 होता है। क्रोमियम, ये बच्चों अपवाद है, इसको आगे के एपिसोड में आप देखेंगे। अपवाद है तो इसका इलेक्ट्रॉनीय अभिविन्यास कैसा है वो मैं आपको बताता हुआ दिखूंगा। तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं। तो अभी तक जो भी हमने यहां पर इलेक्ट्रॉनीय विन्यास देखे उसमें क्रोमियम पहला ऐसा तत्व हमको मिला जो कि अपवाद है ना, जो नॉर्मल या सामान्य जो इलेक्ट्रॉनीय अभिविन्यास है उसको नहीं बता रहा है, ठीक है। अच्छा, ये सब जितने भी हम लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉनीय अभिविन्यास, ये निम्नतम ऊर्जा अवस्था में है बच्चों, न्यूनतम ऊर्जा अवस्था में, मतलब ग्राउंड स्टेट में।
ये सब ग्राउंड स्टेट में है, न्यूनतम ऊर्जा अवस्था में है। तो ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती अपन को, है ना। जब हम उच्चतम ऊर्जा अवस्था में लिखेंगे तो जो बाह्यतम उपकोष के इलेक्ट्रॉन है वो उत्तेजित हो जाएंगे, एक्साइट हो जाएंगे। वो आगे आपको मैं करके बताऊंगा। ऐसे टाइटेनियम का भी एक ग्राउंड स्टेट में है, सारे ही ग्राउंड स्टेट में लिख रहे हैं हम ये, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए, जब मैं मैग्नीज पर आया जिसका परमाणु क्रमांक 25 है, तो ये 1924s में, उसके बाद 21, 22, 23, 24, 25 ये फिर अर्धपूरित हो गया, हाफ फिल्ड। ऑर्गन 3d5 एंड 4s2 ये हाफ फिल्ड है। ठीक है ना बच्चों। इसकी जगह अगर मैं आयरन को लिखता हूं, परमाणु क्रमांक 26 है, तो ये तो ऑर्गन के बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और उसके बाद देखिए 26। जो पहला इलेक्ट्रॉन था 21वां इलेक्ट्रॉन, उसके साथ 26वां इलेक्ट्रॉन युग्मित हो गया, ठीक है। और आप इसको ऐसे तो लिख ही सकते थे, ऑर्गन और 3d6 एंड 4s2। इसके बजाय कोबाल्ट, तो फिर कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक 27 है, तो यहां पे आप कैसे लिखोगे, ये 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, ये देखिए ये कोबाल्ट का हो जाएगा। तो इसका आप लिख सकते हैं ऑर्गन 3d7 एंड 4s2, ठीक है बच्चों। तो कुछ और तत्व यहां पर जोड़ते हैं अपनी नॉलेज में, पहले ये लिख लीजिए सभी। देखिए बच्चों, जो 28 नंबर पर है वो निकेल है, परमाणु क्रमांक 28 है इसका निकेल का। और अगर आपको 28 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो पहले तो ऑर्गन तक 18 भर चुके हैं, ये 19, 20, फिर 3D में 21, 22, 23, 24, 25, फिर इनका पेयरिंग 26, 27 और ये 28, ये देखिए। तो हम इसको लिख सकते हैं ऑर्गन, और ये हो जाएगा 3D8 और फिर 4s2, ये देखिए। ऐसे ही कॉपर, ये देखिए कॉपर दूसरा अपवाद है, ये फिर अपवाद है। तो इसका आपको मैं अगले एपिसोड में डिस्कशन करता हुआ दिखूंगा कि इसका भी इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास क्या होना चाहिए, जैसे हमने यहां पे क्रोमियम के लिए मेंशन किया। तो ये दूसरा अपवाद हमको अभी तक मिला है, बाकी तो सब नॉर्मल सामान्य इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। तो देखिए जिंक ऑर्गन, फिर ये 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। तो ये 3D पूरा भर गया, कंप्लीटली फिल्ड हो गया। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ऑर्गन 3D10 एंड 4s2, ये देखिए ये कंप्लीटली फिल्ड हो गया, पूर्ण पूरित बोल सकते हो इसको आप। ठीक है बच्चों, तो ये जिंक का इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास है। अब जिंक के आगे अगर आप बढ़ोगे तो गैलियम है। गैलियम, इसका परमाणु क्रमांक 31 है। तो अब देखिए 3D तो पूरा भर चुका है, ये 19, 20 और उसके बाद 30 तक इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए थे। अब आप जो आपने अफबाउ के नियम में एक टेबल बनाई है, जो 3D है, जब वो पूरा भर जाता है तो अगला इलेक्ट्रॉन कहां जाता है, 4p में है। तो अब देखिए 3D के बाद ये 4p आ गया, और क्योंकि 4p फिर वही n = 4 को बिलोंग कर रहा है, तो 4s के बाद मैं 4p लिखूंगा। तो यहां आपका 30 और ये 31वां इलेक्ट्रॉन, ये देखिए ये 31st इलेक्ट्रॉन है ये इसका। अरे समझ रहे हैं सभी। तो ऐसे ही एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे, भरते जाते हैं, है ना। जर्मेनियम, इसका परमाणु क्रमांक 32 है। तो पहले तो 4s और 3D पूरा भर चुका है, ये देखिए। और उसके बाद 4p के अंदर फिर वही हुंड के नियम के अनुसार चलेंगे आप, तो 4s2 4p2। तो यहां पे 4s2 4p1, यहां पे 4s2 4p2। फिर आर्सेनिक है बच्चों, परमाणु क्रमांक 33 है। तो 3D पूरा भर दीजिए,
4s पूरा भर दीजिए और 4p के अंदर देखिए ये फिर अर्धपूरित हो गया है। आवर्त सारणी में हम देखेंगे बच्चों, जैसे अपन अभी नाइट्रोजन को अर्धपूरित लिखकर आए, फिर हमने फास्फोरस को लिखा, अभी हम आर्सेनिक को लिख रहे हैं, ये सभी समान वर्ग में होंगे आवर्त सारणी में। नाइट्रोजन उसके नीचे फास्फोरस, उसके नीचे आर्सेनिक, ऐसे चलता है बच्चों, समझ रहे हैं। तो आवर्त सारणी जब पढ़ते हैं ना और ये सारे राज जब खुलते हैं तो पढ़ने में बहुत मजा आता है कि अरे यार आवर्त सारणी ऐसी है क्या। और केमिस्ट्री अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो मैं मान रहा हूं कि वैसे ही बहुत मजा आ रहा होगा। ठीक है, चलिए, तो ये सभी को क्लियर हो गया क्या, आगे बढ़े। हाँ बच्चों देखिए, इसके बाद जो 34 नंबर पर है वो सेलेनियम है। इसका सिंबल Se है, परमाणु क्रमांक 34 है। तो जैसे अभी हमने आर्सेनिक में लिखा ऑर्गन 3D और 4s तो पूरा भर चुका है, तो अब क्या होगा, वहां पे 4p3 था, तो देखिए यहां पे फिर पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी ऐसे, ये देखिए 4p4 हो जाएगा ये। ठीक है, इसके बाद ब्रोमीन, ये हेलोजन है ब्रोमीन, ऑर्गन 3D और 4s तो पूरे भरे हुए हैं, तो ये देखिए ये आपका यहां पे कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा, 31, फिर 32, फिर 33, फिर 34, फिर 35, और देखिए फिर क्रिप्टॉन आ गई है, ये अक्रिय अथवा नोबल गैस है 36 नंबर पर, तो यहां पे देखिए 4p6 हो जाएगा बच्चों, ये देखिए 4s2 4p6। तो सभी अक्रिय गैसों में हम देख रहे हैं सिर्फ हीलियम को छोड़कर कि हमेशा इसी प्रकार का अभिविन्यास हो रहा है। यहां n का मान 4 है, इसको फिर ऑक्टेट बोलेंगे, अष्टक बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये फिर हमारे पास अक्रिय गैस आ गई। अब देखिए इसके बाद वाला जो परमाणु है वो रुबिडियम है, परमाणु क्रमांक 37 है, 37। तो ऑर्गन 3D भर गया, 4s भर गया, 4p भर गया। इसके बाद हमने अफबाउ के नियम में क्या पढ़ा है, 4p के बाद अगला इलेक्ट्रॉन अब 5s में जाएगा, लेकिन 4d n=4 में तो होता है, ये तो होता है n=4 में। तो फिर वही जैसे हमने अभी 3D में ट्रेंड फॉलो किया था, पोटेशियम और कैल्शियम के लिए 3D को खाली छोड़ रखा था, है ना, तो यहां पे 4D खाली छूट जाएगा रुबिडियम और इसके आगे वाले तत्व स्ट्रोंशियम के लिए। तो देखिए यहां पे हो गया 36, अब ये 37वां इलेक्ट्रॉन यहां है, ये 37वां इलेक्ट्रॉन है बच्चों। तो आपकी प्रैक्टिस इतनी टॉप क्लास होनी चाहिए, कम से कम इतने जो तत्व मैंने आपको लिखवा दिया ना कि आप कभी भी इसमें गलत नहीं करें। इंपॉर्टेंट तो यहां पर यही है कि अगर हमने इतनी सब प्रैक्टिस करने के बाद भी एरर कर दी, गलती कर दी, मिस्टेक कर दी, तो फिर फायदा क्या हुआ, फिर तो सारी मेहनत खराब हो गई। तो ऐसे स्ट्रोंशियम का मैं वहां लिखता हूं। देखिए बच्चों, स्ट्रोंशियम जो है जिसका परमाणु क्रमांक 38 है, ऑर्गन 3D जो 10 है ये पूरा भर देते हैं, 4s पूरा भर देते हैं, 4p पूरा भर गया, और 5s जो अभी रुबिडियम के लिए 1 इलेक्ट्रॉन था, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये देखिए 5s2। अच्छा, क्या ये पूरा इलेक्ट्रॉनीय अभिविन्यास यहां तक क्रिप्टॉन का है क्या? हाँ, तो आप इसको ऐसे तो लिख ही सकते थे, पहले क्रिप्टॉन लिख दीजिए जिसका परमाणु क्रमांक 36 है, 4d को खाली छोड़ दीजिए, ये आपने 4d को खाली छोड़ दिया, और 5s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। तो आपको मैंने यह भी बता दिया कि शॉर्ट में कैसे लिखे जा सकते हैं इलेक्ट्रॉनीय अभिविन्यास। जो भी निकटतम नोबल गैस या अक्रिय गैस होगी हम पहले उसको लिख देंगे, तो उससे काफी लंबा चौड़ा लिखने में इलेक्ट्रॉनीय अभिविन्यास छोटा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है सभी को? जैसे ये एक प्रॉब्लम मैंने लिखा है इलेक्ट्रॉनीय अभिविन्यास के ऊपर ही आधारित है, सल्फर है जिसका हम परमाणु क्रमांक डिस्कस करके आए 16, n+l का मान 4 माना जाए, तो n+l जो 4 है के लिए संभावित जितने भी उपकोष होंगे उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखनी है। प्रॉब्लम बना सकते हैं क्या आप सभी? इस प्रकार की प्रॉब्लम क्वांटम संख्याओं में ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं, तो पहले आप चाहें तो वीडियो पॉज करके प्रॉब्लम बना लीजिए। हां बच्चों, सल्फर ये देखिए परमाणु क्रमांक 16 और इसका इलेक्ट्रॉनीय अभिविन्यास क्या लिखा है हमने, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p4। ये देखिए यही होता है इसका इलेक्ट्रॉनीय अभिविन्यास, ये तो हम अभी इसी एपिसोड में देखे ही हैं। और यहां n+l 4 मानने के लिए बोला गया है, तो अब हम इसको कैसे करेंगे,
यदि मान लें कि n का मान 4 है तो मुझे l का मान 0 लेना पड़ेगा। क्या यह संभव है? हाँ, क्योंकि l का मान तो यहां पे 0 से 3 हो सकता है और इसलिए ये 4s हो गया। क्या यहां पे कहीं 4s है? नहीं। ऐसे ही अगर मैं मान लूंगा n का मान 3 है तो मुझे l का मान 1 मानना पड़ेगा, जो p उपकोष को बताएगा, क्योंकि यहां पे l 0 से 2 तक संभव है। तो ये 3p हो गया। ये देखिए, क्या यहां पे 3p दिख रहा है? हाँ, ये 3p दिख रहा है। इसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। और देख लेते हैं पहले संभावना। यदि n इज इक्वल टू 2 लूंगा तो फिर मुझे l इज इक्वल टू 2 लेना पड़ेगा। क्या यह संभव है? नहीं, ये तो संभव ही नहीं है। ये देखिए बच्चों, ये तो संभव ही नहीं है मान। इसका मतलब क्या हुआ? यहां मुझे सिर्फ 3p के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बताने हैं। तो ये 4s और 3p दो प्रकार के यहां पे उपकोष संभव थे। 4s सल्फर में होता ही नहीं है, तो मैं यहां पे लिखूंगा अतः 3p उपकोष में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या 4 है। तो आपका आंसर यहां पे 4 होगा। यह प्रॉब्लम समझ में आ गया सभी को? तो बच्चों, इस एपिसोड में बस इतना ही। इलेक्ट्रॉनीय जो अभिविन्यास हैं ये आपको मैंने स्ट्रोंशियम तक के बता दिए। आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व हैं, जिसमें से स्ट्रोंशियम मतलब 38 तक के तो मैंने ही बता दिए। आगे अब हम बढ़ते जाएंगे। 5s के बाद फिर 4d में एक एक करके इलेक्ट्रॉन फिर जाएगा, है ना, और फिर 5p का नंबर आएगा। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो 118 पूरे लिखना तो संभव है नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है। इसी तरीके से हम अफबाउ नियम का पालन करते हुए इलेक्ट्रॉनीय अभिविन्यास लिखते जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपको इस लेक्चर में जो इलेक्ट्रॉनीय अभिविन्यास लिखने का तरीका है वो समझ में आ गया। अब मैं आपसे एक प्रॉमिस लेना चाहूंगा कि हम कम से कम यहां तक तो बिल्कुल भी गलती ना करें। समझ रहे हैं बच्चे? तो ये सभी ने अपनी कॉपी में लिख लिया ढंग से। अगले जो एपिसोड में आप देखेंगे, जैसे हमने क्रोमियम और कॉपर को यहां पे छोड़ दिया, तो ये अपवाद क्यों हैं, और अगर अपवाद हैं तो किस प्रकार का इलेक्ट्रॉनीय अभिविन्यास ये फॉलो करते हैं। और मैं आपको बताता हुआ दिखूंगा कि कैसे हम मैग्नेटिक मूवमेंट, चुंबकीय आघूर्ण कैलकुलेट करते हैं जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके आधार पर। तो अगले कुछ एपिसोड्स में मैं आपको ये बताता हुआ दिखूंगा। तो बच्चों, अगर आज का लेक्चर पसंद आया तो यार अच्छे अच्छे कमेंट्स, लाइक और शेयर करना तो बनता है इस वीडियो को, तो वो जरूर कर देना भाई आप सभी बच्चे। ठीक है बच्चों, तो मिलें अगली एपिसोड के अंदर। चलिए, ये सभी नोट कर लीजिए।